हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम क्या करेंगे कि महीना जो है, प्रत्येक महीना का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक साल का करंट अफेयर पर हम चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से हमारा जो टारगेट होगा, हम अभी क्या करेंगे कि बिहार जो करंट अफेयर है उस पर चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से हमारा टारगेट बीपीएससी तो है ही। बीपीएससी का अब तो टाइम कम बचा है, तो स्पीड गति से हम उसका रिवीजन करेंगे। साथ में एईडीओ का पेपर होने वाला है और बिहार सीजीएल का पेपर होने वाला है, तो उन सभी के लिए करंट अफेयर का जो वीडियो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो मई महीना है, मई महीना का हम करंट अफेयर देखेंगे और वो भी बिहार स्पेशल करंट अफेयर देंगे। साथ में जो भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी हम उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या हम देखेंगे, मई महीने का है ये वीडियो, किस मई 2024 का है। उसके बाद हम लगातार निरंतर आप सभी के समक्ष जो है नए नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मई 2024 में देखें, पहला प्रश्न क्या है कि मई 2024 को आईआईटी पटना के 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो सीएसआईआर के महानिदेशक डॉक्टर एन क्लैसेल्वी डॉक्टर एन क्लैसेल्वी इनके मुख्य अतिथि थे। तो आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न है कि सीएसआईआर के बारे में देखेंगे। सीएसआईआर के बारे में देखेंगे तो सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखेंगे कि काउंसिल, सीएसआईआर का फुल फॉर्म देखेंगे आप तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। और इसकी जो स्थापना हुई है कब हुई थी? तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। तो सीएसआईआर की स्थापना 1942 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आप इसको भी याद रखेंगे। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए, अगला प्रश्न है कि 7 मई 2024 को बिहार में संपन्न लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान की प्रतिशत कितना थी? तो तीसरा चरण का जो मतदान कार्यक्रम हुआ था उसमें मतदान कितना हुआ था? 60.06%। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अब देखेंगे चुनाव के जो तीसरा चरण हुआ था उसमें बिहार में कितना मतदान हुआ? तो 60.06%। अगला देखते हैं। 28 मई 2024 को केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के 55 सरकारी एवं गैर सरकारी बिजली कंपनियों की रेटिंग एवं रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की रैंकिंग क्या थी? तो देखेंगे कि नॉर्थ बिहार का 37वां और साउथ बिहार का 38वां रैंकिंग था। तो एक केंद्र सरकार के द्वारा देश के सभी जो है बिजली कंपनी है उसका एक रेटिंग जारी किया और उसमें नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 37 और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 38 रैंक प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि बिजली जो कंपनी होती है, बिजली जो कंपनी होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक उत्पादक कंपनी होती है, तो आप देखेंगे कि उत्पादक कंपनी होती है। और दूसरा क्या होती है? बिजली का वितरण करने वाली कंपनी होती है। तो वितरण करने वाली कंपनी को हम क्या बोलते हैं? डिस्कॉम बोलते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे, वितरण करने वाली कंपनी को डिस्कॉम बोलते हैं। और ये दोनों कंपनी क्या है? डिस्कॉम ही है। तो देखें कि जो नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको 37वां रैंक प्राप्त हुआ, जबकि साउथ बिहार को 38वां रैंक प्राप्त हुआ। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 23 मई 2024 को पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 14वें नटराज उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो नटराज कला मंदिर के द्वारा किया गया। नटराज कला मंदिर के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 23 मई 2024 को गया के महाबोधि परिसर में भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी थे। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी थे। तो गया में क्या हुआ था कि महाबोधि मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती मनाई गई थी और उसके मुख्य अतिथि कौन थे? बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में मछलियों के डीएनए जांच के लिए राज्य की प्रथम पीसीआर मशीन लगाया गया? तो पीसीआर मशीन लगाने का निर्णय किया गया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर था। आप इसको याद रखेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में मछलियों के डीएनए जांच करने के लिए पीसीआर मशीन लगाया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 7 मई 2024 को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अपनी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जिस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को आधार बनाने का निर्णय लिया उसका नाम क्या है? तो ई शिक्षा कोश पोर्टल है। तो ई शिक्षा कोश पोर्टल है। अब जो ई शिक्षा कोश पोर्टल है इसको कौन बनाया? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। आप देखेंगे कि इस किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा निर्मित है। तो देखेंगे कि आप इसका निर्माण कौन किया? इस पोर्टल का बिहार शिक्षा परियोजना
परिषद, तो इसको भी याद रखेंगे। ये जो ई शिक्षा कोष पोर्टल इसका निर्माण कौन किया है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विकसित किया गया। साथ में इसके जो शिक्षा विभाग है वो भी इसमें सम्मिलित था, तो आप इसको याद रखेंगे। और ई शिक्षा पोर्टल में देखेंगे कि विद्यार्थियों की शिक्षक का उसमें देखेंगे कि उपस्थिति से लेकर सारा महत्वपूर्ण डेटा जो है उपलब्ध होता है, तो आप इसका भी याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे ई शिक्षा कोष पोर्टल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2024 को संपन्न लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव में बिहार में मतदान प्रतिशत कितना था? तो 56.74 था, तो याद रखें 56.74 था। आगे देखते हैं, 1 मई 2024 को आंत रोगियों के इलाज के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो IGIMS पटना में। तो बिहार में पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? IGIMS पटना में, याद रखेंगे। और इसका उपयोग क्या किया जाएगा? आंत के रोगियों के इलाज के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 1 मई 2024 को पद्मश्री से सम्मानित बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से? चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो अभी क्या हुआ, हाल में नरेंद्र प्रसाद जी का निधन हो गया। वो बिहार में चिकित्सा से जुड़े हुए थे और उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत राज्य में 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार कितनी वित्तीय राशि प्रदान की गई? तो 2 लाख रुपया। तो ये जो स्कीम है, पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। तो देखिए, बिहार लघु उद्यमी योजना में प्रत्येक परिवार के जो सदस्य हैं उनको 2 लाख रुपया दिया जाता है, 2 लाख का अनुदान दिया जाता है, ताकि वो किसी प्रकार के एमएसएमई में छोटा छोटा उद्योग खोल सके। और यह 3 किस्तों में दिया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। जो ये उद्यमी योजना है कि लघु उद्यमी योजना कितने किस्तों में दिया जाता है? 3 किस्तों में 2 लाख रुपया दिया जाता है, इसको याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि 18 साल से लेकर 50 वर्ष के कोई भी व्यक्ति इसके लिए योग्य होता है और बिहार का निवासी हो, अस्थायी निवासी हो बिहार का, तो इसको भी आप याद रखेंगे उद्यमी स्कीम के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कि बिहार राज्य ने सरकार के कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कितने जिलों में अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? देखिए, सभी 38 जिलों में अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो सभी 38 जिलों में अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या? देखें, बिहार सरकार के जो कला संस्कृति में युवा विभाग है उसकी यह पहल है। तो किसका? तो बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग का पहल है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, युवा विभाग का पहल है। और साथ में इसमें क्या किया जाए कि जो भी नवोदित कलाकार हैं उनको निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इसको भी याद रखेंगे कि निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा है, निःशुल्क प्रशिक्षण, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जितने भी नवोदित कलाकार हैं, चाहे डांस करते हो, संगीत गाते हो, चाहे किसी प्रकार का हो, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो देखेंगे कि 20 लाख तक जो है अधिकतम खेल छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा बिहार सरकार। तो काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणा बिहार सरकार द्वारा खेल प्रतिभाओं को खोजने के लिए और उभारने के लिए 20 लाख रुपया तक छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, 9 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के रोहतास जिले के अशोक विश्वास एवं दरभंगा जिले के राजकुमार मल्लिक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन दोनों व्यक्तियों का संबंध किस खेल से है? तो देखेंगे कि जो अशोक विश्वास उनका टिकुली कला से है और राजकुमार मल्लिक उनका ध्रुपद गायन से। तो इन दोनों को क्या मिला था? आप याद रखेंगे, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे, पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। और इनका अशोक विश्वास है वो टिकुली कला से जुड़े हुए हैं और राजकुमार मल्लिक जो है वो ध्रुपद कला से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2024 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में पूरे देश में बिहार के पटना एवं हाजीपुर शहर को कौन सा स्थान मिला? तो दूसरा और तीसरा। तो आप इसको भी याद रखेंगे, पटना को दूसरा और हाजीपुर को तीसरा जो है स्थान प्राप्त हुआ है। और केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी स्थापना देखेंगे कि जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी स्थापना जो है जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 मई 2024 को इंडोनेशिया में आयोजित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग की जो सचिव है वंदना प्रेयसी, इनके द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे, वंदना प्रेयसी ये IAS अधिकारी हैं और ये अभी क्या है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के सचिव है। और इंडोनेशिया में जो आयोजित जकार्ता फ्यूचर फोरम है उसमें बिहार का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नगर रोहटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के पटना जिले की खुशी कुमारी को कौन सा पदक मिला है? तो कांस्य पदक मिला। तो इसको याद रखेंगे, खुशी कुमारी को कांस्य पदक मिला। और कहाँ मिला था? तो हिमाचल प्रदेश में जो नगर रोहटा जगह है वहाँ आयोजित हुआ था खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, उसमें कांस्य पदक प्रदान किया था।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले की खुदाई के दौरान 5वीं सदी के गज लक्ष्मी की प्रतिमा मिली है? तो नवादा के मेस्कौर प्रखंड से, नवादा के मेस्कौर प्रखंड से 5वीं सदी के गज लक्ष्मी की प्रतिमा मिली है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल में बरेम मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बरेम राघव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में, तो बरेम मेला हुआ है। बरेम मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? सूर्य मंदिर औरंगाबाद में, तो बरेम राघव जगह का नाम है। तो आप देखेंगे कि सूर्य मंदिर कहाँ बिहार में? औरंगाबाद में, इसको भी याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, बिहार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार बिहार ने विभाग ने वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 23-24 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संग्रह में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो देखें कि 18.13% की वृद्धि हुई है। तो बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग द्वारा एक जानकारी दी गई है, उसमें माना गया है कि 2022-23 की तुलना में 2023-24 में जीएसटी के संग्रह में 18.13% यानी 13% की वृद्धि की गई है। देखें जीएसटी क्या है कि अप्रत्यक्ष कर है, इसको भी जानते हैं अप्रत्यक्ष कर है, इसको याद रखेंगे। और 2017 में इसे लागू किया गया था जुलाई में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि बिहार जिला जो पासपोर्ट बनाने में के मामला में बिहार जिला जो पासपोर्ट बनाने के मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पे तो सिवान है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिवान के लोग ज़्यादातर खाड़ी प्रदेश में जाते हैं और इनके सर्वाधिक पासपोर्ट बनाने के मामले में सिवान पहले स्थान पे है। अगला प्रश्न है कि बिहार के मीरा कुमारी को भारतीय पैराशूट टीम का कोच नियुक्त किया गया, उसका संबंध किस जिले से है? तो पूर्णिया से है। तो बिहार की जो मीरा कुमारी उनको भारतीय पैराशूट टीम का कोच बनाया गया और किस जिले से? वो पूर्णिया से है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने पटना की जिस ट्रांसजेंडर महिला को जो ट्रांसजेंडर महिला को बिहार स्टेट आइकॉन बनाया है, तो मोनिका दास है। तो चुनाव आयोग ने पटना जो मोनिका दास को क्या बनाया है? ट्रांसजेंडर महिला को बिहार स्टेट आइकॉन बनाया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। मोनिका दास को चुनाव आयोग जो है आइकॉन बना है बिहार स्टेट का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला करंट अफेयर देखेंगे तो बिहार का वह व्यक्ति जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो हरेंद्र प्रसाद जी हैं। और हरेंद्र प्रसाद जी को जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसका कोच बनाया गया, तो आप इसको याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया हरेंद्र प्रसाद जी को। अगला करंट अफेयर देखेंगे कि 30 मई 2024 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के मैथिली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार कमलकांत झा का निधन हो गया। वह रचना जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था उसका क्या नाम था? गाछ रूसल अच्छी। तो जो गाछ रूसल अच्छी जो है उसके लिए उन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब देखें कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 22+2 भाषा, आप इसको याद रखेंगे हमेशा। 22 जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है उसके लिए तो दिया ही जाता है, साथ में 2 भाषा, एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है, अंग्रेजी और राजस्थानी। तो इससे 2 एक और जीएस आपका तैयार हो गया कि अंग्रेजी और राजस्थानी जो भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो 22+2 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, इसको याद रखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता पाने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन बना है? तो देखें कि जो प्रत्यायन बोर्ड है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है जिसको नैक भी बोला जाता है, तो नैक के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन है? तो श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी, आप इसको भी याद रखेंगे, श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के मामले में बिहार पूरे देश में कितवें स्थान पे? तो चौथे स्थान पे है। तो सुकन्या समृद्धि योजना को लाभ उठाने में बिहार पूरे देश में चौथे स्थान पे, बिहार की अच्छी स्थिति है। अब देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आप देखें कि इसकी शुरुआत 22 जनवरी को 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक भाग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का एक भाग है, मतलब उसी के अंतर्गत ये चालू किया गया। इसमें क्या होता है कि एक बचत खाता खोला जाता है और कम से कम जो बच्ची होती है जो उसकी आयु कितना होना चाहिए? 10 वर्ष से कम होना चाहिए, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला करंट अफेयर क्या है कि हाल ही में मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन बिहार के किस जिला में या फिर कहाँ किया गया? तो देखेंगे कि मखाना पर राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ किया गया? बिहार कॉलेज पूर्णिया के अंदर किया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। तो मखाना पर 3 दिवसीय जो है आयोजन किया गया राष्ट्रीय सेमिनार का कॉलेज कृषि कॉलेज पूर्णिया में। तो मखाना देखें कि 85% मखाना के उत्पादन के लिए बिहार में होता है और पूरे दुनिया के मखाना का लगभग 70 से 80% भी अकेला बिहार में होता है। और मखाना का सर्वाधिक उत्पादन अभी इस बार जो वो आया था आर्थिक सर्वे है उसके अनुसार सहरसा दिया हुआ है, सहरसा में सर्वाधिक मखाना का उत्पादन
होता है, वैसे मखाना उत्पादन के लिए मिथिला का जो क्षेत्र है वह प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखेंगे। 2022 में मखाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ, इसको भी याद रखेंगे। तो ये था हमारा करंट अफेयर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप जून महीने के करंट अफेयर के साथ मिलते हैं। जून 2024 के करंट अफेयर अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।